हे गाइस, वेलकम टू बैंकर्स ग्रेड। और जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कि कल से हमने डेली बेसिस पे टॉप फाइनेंशियल न्यूज़ को डिस्कस करना शुरू किया है। तो यहाँ पे आज भी चलिए जो टॉप फाइनेंशियल न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला न्यूज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने है वो सेबी के द्वारा जो लिस्टेड कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर गाइडलाइंस को अनवेल किया गया है उसको लेकर के है। तो बेसिकली ये जो डिस्क्लोजर गाइडलाइंस है वो 15 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। और यहाँ पे कहा क्या गया है, तो इस गाइडलाइन के अंतर्गत सेबी ने कंपनियों को 12 से 24 घंटे का समय दिया है जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं उसको डिस्क्लोज करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्या कहा गया है। एग्जैक्टली यहाँ पे जो सेबी है उन्होंने कंपनियों को कहा है कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, जो रिलेटेड पार्टीज होते हैं, डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सोनल, एम्प्लॉयज़ या फिर ये सारे लोग जो कि कंपनी के सब्सिडरी के हैं और इनके द्वारा ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है जिसका प्रभाव कंपनी का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है उस पे पड़ सकता है, तो यहाँ पे इसको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेबी को। अब मान लीजिए कि जो प्रभाव है वो डायरेक्ट कंपनी के ऊपर पड़ रहा है, तब यहाँ पे कंपनी को 12 घंटे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और अगर एग्रीमेंट का प्रभाव डायरेक्ट रूप से नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे 24 घंटे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आगे कहा गया है कि जो भी मटेरियल इवेंट या इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट लिस्टेड कंपनी के अंदर से आ रहा है, मतलब कि उसमें डायरेक्ट लिस्टेड कंपनी इन्वॉल्व है, जैसे कि मान लीजिए एक्विजिशन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है या फिर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कोई किया जा रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स किया जा रहा है या फिर कंपनी के द्वारा मार्केट से खुद की सिक्योरिटीज़ बाई की जा रही है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि डायरेक्ट कंपनी से आ रही है, तो यहाँ पे इन सारे इन्फॉर्मेशन को सेबी को यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा 12 घंटे के अंदर। इसके बाद यहाँ पे अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी से डायरेक्ट नहीं आ रही है तब यहाँ पे कंपनी को जो सेबी है उसको 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। जैसे कि रिवीजन इन रेटिंग हो गया, फ्रॉड हो गया या फिर कंपनी के द्वारा जो डिफ़ॉल्ट है वो किया जा रहा है लिस्टेड एंटिटी के द्वारा, जैसे कि कुछ फाइलिंग वगैरह होता है उसमें, या फिर इनके प्रमोटर के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा, या फिर कंपनी के द्वारा जो है बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट किया गया है, या कंपनी के जो क्रेडिटर हैं उनके द्वारा वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल किया गया है। तो इन सब केस में यहाँ पे कंपनी को 24 घंटे के अंदर जो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पहला न्यूज़ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो ये दूसरी न्यूज़ है वो बेसिकली G20 मीटिंग्स को लेकर के है जो कि गुजरात में होने वाली है और इसको को चेयर करेंगी निर्मला सीतारमण जी और RBI के गवर्नर। अब यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उनके द्वारा फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स की जो G20 मीटिंग है उसको को चेयर किया जाएगा। और ये 17 जुलाई और 18 जुलाई को महात्मा मंदिर और गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर में होगा। आप बस गुजरात याद रख लीजिए, ये काफ़ी है। अब यहाँ पे ये जो मीटिंग्स हैं ये 2 दिन होंगे, तो यहाँ पे इसके 5 थीमेटिक सेशंस होंगे। पहला दिन जो मीटिंग होगा 17 जुलाई को, उसके 2 सेशंस होंगे। पहले सेशन का थीम है ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल हेल्थ और दूसरे सेशन का थीम है सस्टेनेबल फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसी प्रकार से 18 जुलाई को 3 सेशन होंगे, तो तीनों सेशन के थीम क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल टैक्सेशन और फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये बेसिकली थीम है। अब देखिए इस साल भारत के द्वारा G20 की प्रेसिडेंसी की जा रही है, तो यहाँ पे जो अभी ये मीटिंग होने वाली है गुजरात के अंदर, तो ये तीसरी मीटिंग होगी फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को लेकर के। और पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, पहली मीटिंग बेंगलुरु कर्नाटका में हुई थी 24 और 25 फरवरी को। अब हम बात करते हैं तीसरे न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा न्यूज़ है वो फॉरेक्स रिजर्व को लेकर के है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 2 मंथ हाई के आसपास पहुँच गया है और इसमें 1.23 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है और अभी ये कितना है, 596.28 बिलियन डॉलर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इंक्रीज़ देखा गया है 1.229 बिलियन डॉलर का भारत के फॉरेक्स रिजर्व में, तो यहाँ पे ये वीकली इंक्रीज़ है और अब ये कितना हो गया है,
$96.280 बिलियन। अब देखिए ये जो 2 मंथ हाई यहाँ पे बताया जा रहा है, नियरली 2 मंथ हाई यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये सेकेंड कंसेक्यूटिव वीकली राइज की वजह से ऐसा हुआ है। मतलब कि इससे पहले सप्ताह का भी जो डेटा आया था उसमें भी जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था उसमें बढ़ोतरी हुई थी। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व का और जितना भी कंपोनेंट है एक्सेप्ट एसडीआर सब में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जैसे कि गोल्ड रिजर्व वगैरह। यहाँ पे सिर्फ जो एसडीआर है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आया है, ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अगली न्यूज़ है वो इंडिया की होलसेल इन्फ्लेशन रेट को लेकर के है। होलसेल इन्फ्लेशन का डेटा सामने आया है और यहाँ पे पिछले 8 साल में इंडिया का जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है वो जून के महीने में अपने सबसे निचले स्तर पे है। ये कितना है? -4.12% है। अब यहाँ पे लगातार तीसरे मंथ जो होलसेल इन्फ्लेशन है उसमें गिरावट आई है और ये -4.12% पे है। अब देखिए सरकार के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड कराया गया है उसमें इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूल हैं, बेसिक मेटल्स हैं, इन सब के प्राइजेस में कमी आ रही है, इसके वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और अगर हम बात करें मई के महीने में होलसेल इन्फ्लेशन रेट कितना था तो ये -3.48% था। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2015 में लोएस्ट होलसेल इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्ड किया गया था -4.76%। अब यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है उसका डेटा सामने आया है। तो रिटेल इन्फ्लेशन में क्या हुई थी? बढ़ोतरी हुई थी। जून के महीने में 4.8% इसको रिकॉर्ड किया गया था, तो मई में ये कितना था? 4.3% था। तो जून के महीने में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो होलसेल इन्फ्लेशन में क्या हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है। तो कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनके पेंशन को रिवाइज कर दिया गया है। और ये किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो जो लोग 1 नवंबर 2017 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं उन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग बेसिक पेंशन अमाउंट कितना है? 100 रुपया है और इसको रिवाइज कर दिया गया है। अब ये कितना हो गया है? 163 रुपया हो गया है, 163 रुपीज़। और ये प्रभावी कब से हो जाएगा भारत सरकार का ये नियम? तो ये जून 2023 से प्रभावी हो जाएगा। आई होप आपको सभी न्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप IBPS RRB स्केल 2-3 का हमारा फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये बेस्ट इन मार्केट अवेलेबल है। फाइनेंशियल अवेयरनेस कोर्स की इन डेप्थ क्लासेस हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स की सेपरेट क्लासेस हैं एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है और इन सब के ऊपर पहले से ही डिस्काउंट है। लेकिन अगर आप कूपन कोड PYL10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये बस कुछ ही दिनों के लिए है। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप व्हाट्सएप के भी जरिए परचेज कर सकते हैं। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।